नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन विचार को लेकर। इसके पहले आप लोगों के बीच में हमारी वीडियो गई है, वो स्वर विचार को लेकर है। 2 भागों में वीडियो गया है। स्वर की संपूर्ण जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए इस व्यंजन विचार की चर्चा आज हम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, समय बिना गवाएं व्यंजन विचार के विषय में जानते हैं। कुछ हमारे पास पॉइंट हैं व्यंजन के संदर्भ में लेकर। क्या है कि स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप इस लाइन को दोबारा पढ़ें। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हो वो व्यंजन वर्ण, जो स्वयं नहीं उच्चरित हो सकता, क्योंकि स्वर स्वयं उच्चरित हो सकता है, स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। व्यंजन को स्वरों की सहायता की जरूरत है। जैसे हम हैं, आप हैं, हम सभी व्यंजन ही हैं एक तरह का। हमें परमात्मा की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा को हमारी आवश्यकता नहीं है। ये कह सकते हैं परमात्मा कौन? स्वर। स्वर स्वयं उच्चरित होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजनों को स्वरों की जरूरत है। चलिए फिलहाल आते हैं आगे, उसको जानते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके बीच में है कि व्यंजन वर्णों को 4 आधारों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 4 आधारों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट हो, यूपी टेट हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, जहां पर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी से कोई प्रश्न उठता हो, तो ये यहां पर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। 4 आधारों को बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। व्यंजनों को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको जानेंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर। दोनों ही बात एक ही है, व्युत्पत्ति या संरचना एक ही चीज है। संरचना अर्थात व्यंजनों की जो बनावट है उसके आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको जानेंगे। तीसरा है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न। प्रयत्न माने कोशिश, पढ़ाएंगे आपको आगे चल के। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, किस किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, प्रयत्न कितने होते हैं, ये सारी चर्चा आगे करेंगे। और लास्ट हमारा चौथा है घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है? प्रयत्न उत्पत्ति के आधार पर। तो हमारे सामने यहाँ पर आ गया है कि व्यंजन हम पढ़ेंगे ये उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन का कुछ मैंने शब्द लिया है यहाँ पर लिखने बोलने के लिए कि उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श। स्पर्श माने छूना, टच करना, यानी कि हम कोई ना कोई वर्ण या व्यंजन जब बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। कंठ है, जिह्वा है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका, ये सब हमारे मुख के पार्ट है जहां से हम स्वरों को, व्यंजनों को उच्चारित करते हैं। तो उच्चारण करते समय जो पार्ट हमारा जिह्वा छूती हो किसी वर्ण को बोलते समय, वही उसका उच्चारण होता है, वही स्पर्श के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतः धन स्थः। अंतः माने बीच में, स्थ माने स्थित। जो स्वर और बीच व्यंजन के बीच की कड़ी है, बीच की जो हमारा व्यंजन है, ठीक है, ना तो वो स्वर ही है ना तो व्यंजन है, दोनों के बीच की है। ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और तीसरा हमारा है उष्म व्यंजन। उष्म माने गर्मी। उष्मा आप पढ़े होंगे विज्ञान में।
तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती हो, गर्म श्वास निकलता हो, उसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। यहां देखिएगा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को पढ़ते हैं। और स्पर्श व्यंजन में हम यहां से देखें क्या लिखा है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी स्थान को जिह्वा द्वारा स्पर्श किया जाता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी स्थान को, हमने बताया मुख के अंदर हमारे बहुत सारे स्थान हैं, दांत है, जीभ है, तालु है, मुर्दा है, कंठ है, तो बहुत सारे स्थान हैं। तो किसी न किसी स्थान को किसके द्वारा? जिह्वा के द्वारा। जिह्वा, हमारा जिह्वा जिसको स्पर्श की, जिस स्थान को स्पर्श की, उसी स्थान को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसको स्पर्श की वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तैयारी करने वाले बच्चे कृपया ध्यान देंगे कि लगभग अरिहंत की किताब में आप देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या लगभग 27 दिया है, शायद मैंने पढ़ा था उसमें, तो जबकि बहुत गलत है, 27 नहीं। कभी भी ऑप्शन में आए तो 25 से ही मारिएगा, ऑप्शन 25 सही है। हम दिखाते हैं यहां पर कैसे है। ये है आपके सामने स्पर्श व्यंजन। चलिए इसको देखते हैं, देखिएगा क ख ग घ अंग। हालांकि हम इसको पढ़ नहीं सकते, व्यंजनों को हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हलंत वर्णों को हम बोल ही नहीं सकते, ये अर्धमात्रिक होता है। तो अब इस एक पंक्ति में हम देखेंगे 5 अक्षर आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5, और ये पांचों बोले जाते हैं कंठ से। ये पांचों किससे बोले जाते हैं? कंठ से। क ख ग घ अंग, ये कंठ से बोले जाते हैं। जब इसमें हम स्वरों का मिश्रण करेंगे इस तरह से, क धन अ बराबर क, अब इसको बोलेंगे तो ये कंठ से आएगा। कहां से ये वर्ण आएगा? कंठ से। तो ये पांचों हमारे कंठ से आते हैं। ठीक उसी तरह से बनाकर स्वर जाएगा तभी बोल पाएंगे। तो ये पांचों कहां से हैं? कंठ से। च छ ज झ ञ, और ये 5 तालु से बोले जाते हैं। तालु का स्थान आपके जीभ के द्वारा आप टच करेंगे, ऊपर का जो आपका दांत है, अंदर से दांत के जस्ट ऊपर जाएंगे तो पतली पतली रेखा है, वो तालु है। ट ठ ड ढ ड़, ये 5 है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जीभ के जस्ट ऊपर चिकना वाला भाग, आपके मुख के ऊपर चिकना वाला भाग, वो मूर्धा कहलाता है। और इनको हम बोलेंगे ट ठ, हमारी जीभ क्या हो रही है? मुड़ रही है, जीभ मुड़ रही है, ऊपर छू रही है चिकने भाग को। ट ठ ड ढ, ठीक इस तरह से बोल के प्रश्न कर सकते हैं। त थ द ध न, ये 5 दंत कहलाते हैं। त थ द ध न, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, जीभ पर अपना ध्यान लगाइए कि जीभ हमारा कर क्या रहा है। हम किसी वर्ण को बोले तो हमको जीभ पर ध्यान दें, जीभ किसको छू रहा है। हम जैसे बोलते हैं तो जीभ किसको छुआ? दांत को, दंत से आ रहा है। तो जिसके पास दांत है वही त थ द ध न बोल सकता है, और जिसके पास दांत नहीं है वह त वर्ग नहीं बोल सकता। और यकीन ना हो तो आपके घर में कोई दादाजी होंगे जिनके दांत ना हो, उनसे त थ द ध बुलवा के दिखवाइए, ठीक है। तो ये दंत से बोले जाते हैं। प फ ब भ म, ये 5 ओष्ठ कहलाते हैं। कैसे? प फ ब भ म, यानी कि इसमें हमारे होठों का विशेष योगदान है इनको उच्चारण करने में। अगर इसको टेस्ट करना हो तो अपने होठों को पकड़ लीजिए, मिलने ना दीजिए आपस में, और प फ ब भ म बोल के दिखाइए। होठ आपके मिले ना, प फ ब भ म बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये होस्ट से है। तो आप देखेंगे 5 10 15 20 25, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, क्लियर हुआ स्पर्श व्यंजन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। हम लोग अंतस्थ व्यंजन के विषय में अब जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या है, मैंने उसका अर्थ बता दिया। अंत माने बीच में, स्थ माने स्थित।
स्वर और व्यंजन के बीच में जो स्थित व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह व्यंजन वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहां कहां? स्वर और व्यंजन के मध्य में क्या हो? स्थित हो, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जी आगे चल के देखते हैं अंतस्थ के संदर्भ में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। शायद हिंदी वर्ग पोथी में आप पढ़े होंगे य, र, ल, व ऐसे पढ़े होंगे। इसका क्रम यह है, ये कोई समस्या की बात नहीं है। हमने जो ये क्रम लिखा है ये वास्तविक क्रम है, ऐसे ही होना चाहिए। ये महासव सूत्र से क्रम लिया गया है। चलिए इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, इन चारों में बहुत बड़ा रहस्य है। शायद आप लोग नहीं जाने होंगे, नहीं पढ़े होंगे। आज उन रहस्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इसको। या खासकर इन दोनों में, य और व में क्या है? यहां य और व ये दोनों अर्ध स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध स्वर। ध्यान देना, क्योंकि शायद आप लोग इसको कभी भी अर्ध स्वर का नाम नहीं सुने होंगे। य व अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि अर्ध स्वर ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन कौन सा है, अगर इन दोनों में कोई एक दिख जाए तो उसको आप तुरंत टिक करिए। आगे और पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि इन दोनों में स्वरों की मात्रा ज्यादा होती है। य और व में स्वरों की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और व की अपेक्षा य में ज्यादा स्वर होता है। चलो अब इसमें भी ज्यादा कम हो गया भाई। य और व में स्वरों की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। लेकिन अब इन दोनों में से कितना ज्यादा किसमें है, किसमें कम है? तो कहा गया है यहां पर कि व की अपेक्षा य में ज्यादा स्वर है। व की अपेक्षा य में ज्यादा स्वर है, इसीलिए य को पूर्ण अर्ध स्वर पूर्ण अर्ध स्वर भी कहते हैं। य को क्या कहा जाता है? पूर्ण अर्ध स्वर। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, पूर्ण अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य को। और आगे कहते हैं य की अपेक्षा व में स्वरों की मात्रा कम होती है, इसलिए व को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध दो बार होगा। अर्ध स्वर कहा जाता है। किसको? व को। व को अर्ध स्वर कहते हैं, य को पूर्ण अर्ध स्वर कहते हैं। र और ल, अब ये दोनों बचे। र और ल ये दोनों आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। इसमें कम बेसी में आधा स्वर आधा व्यंजन दोनों में होते हैं। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम लोग यहां से देखते हैं। ऊष्म का अर्थ मैंने बताया था गर्म, गर्मी बताया था पहले में शुरुआत में। देखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, बोलते समय मुख से गर्म श्वास निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। देखिए आपके सामने है ये 4 ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी? 4 है। और कौन कौन से हैं? श, स, श, ह। ठीक है, इनको बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। अगर इनको टेस्ट करना हो, बोलना हो, तो इनको बोलिए, अपने मुख के आगे अपना हाथ इस तरह से रखिए, बोलिए श, श, ह। गर्म हवा महसूस होगा आपको। ये आपका तालव्य स है। कौन सा स है? तालव्य स। ये आपका मूर्धन्य स है और ये आपका दंत स है। उच्चारण स्थान में इन सभी को हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं।
और ये आपका ह है जो कि विसर्ग के समान उच्चारित होता है, ठीक है, कंठ से। नोट, नोट में क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या ऊपर मैंने आपको बताया, पढ़ाया, कितने होते थे? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस व्यंजनों की संख्या 4, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4, 25 4 29 4 33, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या बताइए तो आप बताओगे कितना? 33। ये उत्तर सही होगा। 36 35 42 40 इस पर टिक ना लगाइएगा। अब दूसरा टाइप है, हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे कि व्यंजनों को अब दूसरे तरीके से, कि कौन से तरीका है? व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति यानी संरचना यानी बनावट, व्यंजनों के बनावट के आधार पर व्यंजन को